हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी कुछ शख्सियत खुशबू दे जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। कार्यक्रम बातों बातों में आज हम बातें करने जा रहे हैं रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री बी ईश्वर लाल से। ईश्वर लाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक समय आता है हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कि वो अनुभवी हो जाता है, बहुत सारे संघर्षों से जूझता है, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें उनसे जुड़ जाती है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके जीवन से जुड़ी इन्हीं बातों पर जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज बुलाया यहाँ पर स्टूडियो में। तो मेरा नाम है बी ईश्वर लाल, मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय ब्रिजलाल। मैं जंगली घाट डीन स्ट्रीट का निवासी हूँ, साउथ अंडमान में। और जन्म हमारा अस्टीनाबाद विलेज में हुआ जी। वहाँ बचपन मेरा बीता। फिर वहाँ से मैं स्कूल जाना शुरू किया। प्राइमरी स्कूल जो था वो मिडिल पॉइंट में था, वहाँ से उसका डिस्टेंस करीब 5 से 6 किलोमीटर था। तो उस वक्त कोई बस सर्विस या कार या गाड़ी नहीं था, तो पैदल आना पड़ता था। तो सभी बच्चे स्कूल जो है पैदल आते थे और पैदल जाते थे। डिफ़िकल्टीज तो था, लेकिन दिल में एक भाव था कि नहीं, हमको पढ़ाई करना है, कुछ सीखना है। तो उसके लिए मतलब जो है हम वहाँ से जर्नी करें। फिर जब 4वीं-5वीं क्लास जब पहुँच गए तो हम अस्टीनाबाद से शिफ्ट हो गए जंगली घाट डीन स्ट्रीट में। तो वहाँ से फिर आगे की पढ़ाई शुरू हुई। तो बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो था, तो वो वहाँ पर हमने 5वीं क्लास में फिर एडमिशन हुआ। प्राइमरी ख़त्म होने के बाद 6ठी क्लास में जाना होता, फिर 8वीं 9वीं इस तरह जो है 11वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। पास होने के बाद, वहाँ से पास होने के बाद फिर जो है यहाँ पर में क्या है कि कॉलेज वगैरह उतना नहीं था, नाइट कॉलेज था। फीडबैक भी पीछे से इतना नहीं था कि हाँ आप आगे पढ़ना है करके। तो जो समझ में आया मैं उसमें सर्विस जो है ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पोस्ट निकला डेली टेलीग्राम में, तो एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो हमने एप्लीकेशन दिए, सिर्फ प्लेन एप्लीकेशन देने के बाद में वो जितने भी हमारे साथी भी थे वो सब भी जो है उसमें एप्लीकेशन दिए। तो फिर वो रिटन टेस्ट हुआ। तो रिटन टेस्ट में अभी जैसा पेपर होता उस तरह सिस्टम नहीं था। उस वक्त जो था कि जैसा प्रेसी है, लेटर है, एस्से है, इस तरह का जो है क्वेश्चन आता था, उसमें आपको लिखना पड़ता था। तो जो क्वालिफाई कर दिया तो उसका लिस्ट निकल जाता था और वो नौकरी जो ज्वाइन करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर इशू हो जाता था। तो ऑर्डर जो है मतलब पोस्टिंग कहाँ देगा, सबको एक जगह तो नहीं देगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में देगा। तो मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दिया, जहाँ में मैंने अपना नौकरी शुरू की, ज्वाइन किया। तो एज ए क्लर्क हम वहाँ काम करते रहे। तो उसमें जो प्रोसीजर है, डायरी, डिस्पैच, टाइपिंग वगैरह जो वो सब सीखा और काम किया। 1980 में एक नया ऑफिस खुला था, पे एंड अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर जो है मतलब जो सेलेक्टेड सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके बीच से सेलेक्ट करके जो है पे एंड अकाउंट्स में लिया गया। तो मैं और मेरे साथी जो थे 2-4, वो भी जो है आ करके इसमें ज्वाइन करे पे एंड अकाउंट्स में। फिर वहाँ पर जो है जो अकाउंट्स प्रोसीजर था वो प्रोसीजर को सीखा और उसके बाद में एज ए अकाउंटेंट मुझे प्रमोशन मिल गया 83 में, 1983 में। और वहाँ से फिर जो है एज ए अकाउंटेंट काम करते करते तो मैंने देखा कि कम पढ़ा लिखा रहने से उसका वैल्यू थोड़ा कम रहता। तो हमने क्या किया, सोचा कि एटलीस्ट कुछ बीए पास करे या ग्रेजुएट करे। तो वहाँ से हमने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया और कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन जो है 85 में कर दी, कंप्लीट कर दिया। फिर जो पोस्ट निकला आगे चल के, सर्विस तो करते ही रहा, फिर सर्विस पोस्ट निकला रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर, तो मैंने उसमें इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर कोऑपरेशन। तो मैं वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे जो है डायरेक्टरेट में भी पोस्टिंग था, लेकिन मेरा काम जो था वो ब्लॉक में था, सीडी ब्लॉक वगैरह में। तो वहाँ पर मैं क्या है कि जो मेरा काम करने का जो है, तो एक गांव में जाना, विलेज में जाना और ग्रुप फॉर्म करना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो लेडीज़ है या इंडिविजुअल भी अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनको जो स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उस स्कीम के बारे में उनको बताते हैं ये है। और जो अवेल करना चाहता है वो अपना नाम लिखा देगा, फिर फॉर्मेट देते हैं उनको, वो भर देते हैं। वो भर देने के बाद में फिर वो यानी सर्विसेशन के लिए चला जाता है। तो उस तरह का मतलब जो स्कीम जो है, हम जगह हर साल का एक टारगेट होता, वो टारगेट को भी पूरा करना होता था। तो हम टारगेट से आगे जाते थे करके, तो ताकि लोग जो है मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो,
अपना जो कम पढ़े लिखे हैं और वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उसको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनके सामने बड़ा चैलेंज रहता है अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को चलाना। तो हमने उनमें जो है काफ़ी कोशिश करके उनको जो है उसमें इन्वॉल्व किया और उसको इनकम जनरेट करने के लिए प्रोत्साहन दिया। जी, मतलब आपने एलजीसी के तौर पर शुरुआत की गवर्नमेंट जॉब की और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर आप रिटायर हुए। तो ईश्वर जी बता रहे थे कि आप स्कूल के दिनों में आप पैदल जाया करते थे, तो उन समय के यातायात का जो सिस्टम था वो कैसा था? ये किस वर्ष की बात है? ये 61 की बात है जी। उस वक्त मतलब यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट नहीं था, बस सर्विस नहीं था, बहुत 1-2 बस सर्विस मतलब जो है वो समय के हिसाब से चलता था, वो स्कूल समय के हिसाब से नहीं चलता था। अच्छा। तो बस नहीं था तो फिर पैदल ही जाना पड़ता था, ज़्यादातर सफ़र आप पैदल ही किया करते थे। जी। अब एलजीसी के तौर पर आपने अपने जो गवर्नमेंट जॉब की आप शुरुआत की, आपने रिटन एग्जामिनेशन उस समय आपने अटेम्प्ट किया, लिखा, तो उस समय जब आपने एग्ज़ाम एलजीसी का लिखा तो उस समय का माहौल कैसा था? किस तरह के पैटर्न हुआ करते थे एग्ज़ाम के, और जो लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान कैसा था, इस बारे में जानना चाहेंगे। मैंने बताया कि जैसा वो तो सिंपल रहता था क्वेश्चन पेपर जी। कि भाई एक एस्से लेटर लिखना है या प्रेसी है जी। या लेटर लिखने का है या करेक्ट द सेंटेंस। जी जी। तो वो फ्रेज वो लगाना है, तो उस तरह का आता था। जी। और मैथमेटिक्स एक रहता था पार्ट में, तो एक 3 घंटे का पेपर होता था, वो मतलब जो खाली पेपर प्लेन आपको दे दिया जाता, आप जो उसमें जो क्वेश्चन है उसी को आपको जो नॉलेज में है वो आंसर आप लिख दीजिए। जी। तो जो पास हो जाता था और जो मेरिट के हिसाब से फिर वो ऑर्डर निकल जाता था उसका नाम। जी। तो लोग कम थे और उसी हिसाब से नौकरी भी ऑलमोस्ट लोगों को मिल जाता था। जी। तो एज ए मैं क्लर्क ज्वाइन किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पोस्टिंग दिया। तो वहाँ पर मैं ऑफिस में जब ज्वाइन किया तो वैसे शुरू में जो प्रोसीजर होता है कि डायरी, डिस्पैच, टाइपिंग, फिर डीलिंग, तो वो चीज़ हमने सीखा वहाँ पर। तो अच्छा से मतलब जो है, और हमारे एक सर थे एम अल्फोंस, तो उन्होंने मतलब उनके सहायता से हमने बहुत कुछ काम रेवेन्यू में काम करने का मौका मिला और हमको सीखने को मिला। एक और बात यहाँ जानना चाहूँगी, आपने कहा कि एग्ज़ामिनेशन जो होता था वो रिटन एग्ज़ामिनेशन जो होता था आपको लिखना पड़ता था, आजकल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा होते हैं, तो कितने अंक के एग्ज़ाम होते थे वे? 100 मार्क का होता था। 100 मार्क्स के होते थे। जी। तो ईश्वर लाल जी, आपने वीडियो के तौर पर सेवाएं अलग अलग गांव में, पंचायतों में दी होगी, तो इस बारे में जानना चाहेंगे कि आप कितने अलग अलग गांव में, कितने अलग अलग पंचायतों से जुड़े, किस तरह की सेवाएं दी, आपकी भूमिका क्या रही? मैं एज ए वीडियो प्रमोशन होकर के कैम्बल पे दिया सबसे पहले पोस्टिंग, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के अंतर्गत हमें काम करना है। तो दूर दराज का इलाका था, रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो जहाज़ में जाना पड़ता था, बोट जो चलता था फेरी बोट, तो वो बोट में जाकर मतलब जो है मैंने ज्वाइन किया एज ए वीडियो। तो फिर जो सामने जो थे लोग जो है कैम्बल में लोग युवा जो थे वो पढ़ के जो है बेकार थे, मतलब उनको कोई काम नहीं था। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे चंद्रभूषण कुमार सर, तो उन्होंने मतलब जो मुझे मोटिवेट किया कि आप इनको जो है ये लाइन से थोड़ा ट्रैक से अलग करो। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो बोला मैं फ़ंड आपको दे दूँगा, तो वो फंड मिला तो मैंने उन लोगों के लिए जो है क्रिकेट सेट है या वॉलीबॉल है या बैडमिंटन है, वो सारा आइटम जो है ऐसे प्रोक्योर करके जो है वहाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि शाम का समय तो दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ की जगह स्पोर्ट्स में जब ध्यान दे सके, कुछ प्रोडक्टिव है। तो उस तरह से वहाँ पर जो है हमने वो चीज़ शुरुआत किया। फिर था कि ये नहीं मिलता था सब्जी वगैरह, अच्छा, जो भी सब्जी जाता था वो लिटिल नंबर से बोर्ड द्वारा कार्निंग को टच करके वहाँ कुछ सब्जियाँ उतारते थे, फिर ननखौरी, कचाल वगैरह उतारने और लास्ट में कैम्बल भी जाता था। तो कैम्बल में मतलब जो वहाँ पहुँचने के टाइम में सब्जी कम होता था, जब भी मार्केट में जैसी सब्जी आया और वो आधा घंटे में बिक जाता था, सब लोग अपना घर में ले लेते, सब खरीद लेते और फ्रिज जी। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट डे जो है मिलता नहीं था वहाँ, तो हमने सोचा ये तो बड़ा समस्या है यहाँ का। तो हमने क्या किया कि वाटरशेड के प्रोजेक्ट के अंदर में वो सब्जी कल्टीवेशन शुरुआत कराया। अच्छा। तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का हेल्प से वहाँ पर जो है आपको प्रोडक्शन शुरू किया। तो 2-3 महीने के बाद जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो मार्केट में लेकर आए सभी लोग जो है मतलब उसमें भीड़ में कि मुझे चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सबको एक नॉमिनल
रेट के हिसाब और केजी के हिसाब से मिलेगा। सबको आधा किलो जो है मटर बंडल करके जो वो दे दिया ताकि सबको मिल सके जी, क्योंकि ज़रूरत तो सभी को एक समान ही होती जी। है जी। तो फिर उससे जो है मतलब जो इनकम हुआ तो 70-75,000 के करीब करीब एक सीज़न में, तो वो उनके अकाउंट में जो है डाल दिया गया। तो वो चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अप्रिशिएट किया उस चीज़ को करते हुए और एक अच्छा स्कीम है। और उसमें जो पानी का जो समस्या है उसको बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। वाटरशेड एक्चुअली जो है कि जो कैचमेंट एरिया होता है पहाड़ों में, तो वो कैचमेंट एरिया को देखते हुए वहाँ से जो पानी आएगा फिर एक बड़े नाला में मिलेगा, बड़ा नाला से वो जो समुद्र में चला जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी सरकार ने सोचा कि वो पानी को क्यों वेस्ट जाने जाए, उसको क्यों ना खेत के बीच से जो नाला जाता है उसमें चेक डैम बनाया जाए, और चेक डैम बनाने के बाद वो पानी जो है वहाँ जमा होगा उसमें, और जो एक्सेस पानी होगा वो फिर निकल जाएगा। तो उससे जो है क्या कि अगर धूपकाल के समय वहाँ पानी है तो आप उसमें झींगा पाल सकते हैं, बतख पाल सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर के लिए जो सब्जी वगैरह उगाते हैं उसको पानी दे सकते हैं, और बेसिक नीड है हम लोग का पानी जो है। तो उसके लिए वो जगह में मतलब वो काफ़ी सक्सेस हुआ हम लोग। जी। पहाड़ों में जो पहाड़ में जिसमें पेड़ नहीं होता था वहाँ पर पेड़ भी उगा दिए। अच्छा। क्योंकि कंट्रोल ट्रेंच वगैरह बनाते हैं और उसका साइज़ होता है 2 फीट बाई 1 फीट गहरा होता है, तो उसमें जो कटा करके उसमें जो बारिश होता है तो पूरा पानी भर जाता है, फिर वो पानी नीचे ऑब्जर्व होता है ज़मीन के नीचे, फिर वो नीचे जो खेती है वहाँ पर आप कोई कुआं डाल दीजिए तो आपको धूपकाल में पानी मिलते रहता है। तो वो पानी का समस्या को हम लोगों ने बहुत हद तक जो है खत्म करने की कोशिश की। मतलब आपके समय में आपने कई बदलाव किए। जी। तो ईश्वर लाल जी, जब आप कैमल बे में थे उस समय कैमल बे के लोगों में रहन सहन कैसा था, लोगों के संबंध कैसे थे, किस तरह का माहौल हुआ करता था वहाँ पर? देखिए कैमल बे में जो है वो पंजाब से सेटलर 200 सेटलर के करीब करीब वो ला के सेटल किया था जी। तो उनको अलॉटमेंट भी हुआ था, प्लांटेशन वगैरह था, सफिशिएंट था, लेकिन जो अदर रिसोर्स है सर्विस वगैरह नहीं था। तो लोग जो है मतलब ज़्यादातर जब कोई खेतों में काम करने के बाद दूसरा एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। अच्छा। तो हमने जो है मतलब वहाँ पर में पब्लिसिटी की तरफ से वो पिक्चर दिखाने का काम भी करवाया, तो ताकि शाम के समय जो है वो वहाँ पर लोग आके बैठे, पिक्चर देखें, एक दूसरे से मुलाकात करें, अपना जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उस तरह का माहौल भी हमने वहाँ बनाया जी। और बच्चों के लिए जो है वो जब भी स्पोर्ट्स का जो सामान था वो दिया तो लोग खेल में मतलब जो है रुचि रखने लगे, टूर्नामेंट कंडक्ट कराया तो उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो लोग बहुत खुश हो गए इस चीज़ को देख कर, क्योंकि पहले उससे पहले कभी हुआ नहीं था ये सब चीज़ वहाँ पर। ईश्वर जी, अभी आपने वाटर शेड प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, इस बारे में बताएं हमें, किस वर्ष की बात है? ये 2001 की बात है जी। तो उस वक्त जो है मतलब वहाँ का आबादी करीब 6 से 8 हज़ार की आबादी थी जी। तो लोग जो है मतलब अंदर में तो रुचि है कि हम कुछ करें, लेकिन क्या करें, मतलब ये है कि वो प्लांटेशन जो लैंड लोगों को दिया था उसमें वो प्लांटेशन कर दिए थे, बस उसी से नारियल निकालते थे, फिर वो कोपरा बनाते थे, लोग बेचते थे, तो ये उनका प्रोफेशन था खास तौर से। फिर कुछ लोग जानवर पालते थे, दूध मिलता था, लेकिन दूध को ला करके पोर्ट ब्लेयर तक बेचना बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, तो वहीं पर में वो बेच देते थे। कुछ लोग जो थे उसको खरीद के मिठाइयाँ वगैरह बनाते थे, वो जो है लोगों का मतलब आदान प्रदान तो चलता रहता था वहाँ पर। अच्छा जी। तो ईश्वर लाल जी, अब ये बताइए कि आप वीडियो के तौर पर जब कार्यरत थे उस समय जो चुनाव होते थे, निर्वाचन जो होते थे, उस समय एक वीडियो की क्या भूमिका थी, और एज ए वीडियो आपने किस तरह की भूमिका निभाई, और लोगों का जो कितने जागरूक थे चुनाव को लेकर उस समय लोग? उस समय भी मतलब लोग जागरूक थे जी। पार्टी था, मुझे एज ए वीडियो जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट का ड्यूटी दिया गया था। सेक्टर मजिस्ट्रेट अगर कभी कभी तहसीलदार अगर नहीं होता तो उसका चार्ज भी मुझे दिया जाता, तो इंटायर इलेक्शन कंडक्ट कराना भी मेरा ड्यूटी था, तो वो भी मैंने करवाया सक्सेसफुली वहाँ पर। तो उसमें जो है ट्रेनिंग देना है, जो लोग इलेक्शन में ड्यूटी देते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह कराना जी। फिर बैलेट बॉक्स वगैरह कैसा उसको ओपन करना या उसको कैसे वोट डालना जी। तो वो सारा सिस्टम जो है मतलब वहाँ पर मैं ट्रेन करके, रेवेन्यू स्टाफ जो ऑफिसर थे वो भी साथ आते थे, वो ट्रेन करने के बाद उनको फिर वो इलेक्शन जो है स्मूथली होता था। फिर काउंटिंग होता था पंचायत का इलेक्शन, फिर उसका नाम जो है घोषित होता था, फिर डिटेल्स हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देते हैं, वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो जाता था उनका नाम। जी।
तो ईश्वर लाल जी, आप पहले एक एलजीसी थे, फिर पे एंड अकाउंट ऑफिस से आप जुड़े, फिर बीडीओ के तौर पर आपने कई वर्ष काम किया। तो इस दौरान आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, किस तरह के संघर्ष आपने देखे? देखिए, लाइफ में संघर्ष तो रहता है जी तो नया चीज़ जब सीखने को मिलता है, जैसे मैंने एज ए क्लर्क काम किया तो वो ट्रेंड हो गया, तो मेरा वो ट्रेनिंग जो था, वो जो एक्सपीरियंस था, वो मुझे दूसरे जब एज ए पे एंड अकाउंट्स में गया तो उसमें मतलब नए चैलेंज थे, लेकिन कुछ इससे भी जुड़ा था कि भाई हाँ, जो पुराना काम किया है उसका एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिलता था। जी तो उससे जो है मतलब हम वो काम करने में सक्षम थे, हर काम जो है आसानी से हम कर लेते थे, कोई दिक्कत या परेशानी हमको नहीं हुआ। जी ये है कि अभी एज ए वीडियो फील्ड में आना हुआ, जी तो फील्ड में भी मतलब जो है नया चैलेंज था, तो वो उसमें भी मतलब काम करने में काफ़ी मज़ा आता था, जी नए लोगों से मिलना होता था, जी जी तो नए किस्म के चैलेंज होते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे वो काम करते हुए। जी तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा अपना सर्विस जो है वो बहुत अच्छा तरीके से गुजरा है, जी मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात होती है और ये होनी भी चाहिए कि हम इतने वर्ष एक जॉब में हैं तो हमें संतुष्टि होनी चाहिए अपने जी, काम से। जी। जी, तो आप रिटायर होकर कितने वर्ष हो चुके हैं, और इन दिनों, क्योंकि जितना कुछ आपने बताया ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्टिव पर्सन हैं, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? नहीं, रिटायरमेंट मैं 2012 मार्च में हो गया। जी रिटायरमेंट के बाद मैं प्री 42 कम्युनिटी को बिलोंग्स करता हूँ, जी। कि मेरे दादा परदादा यहीं जन्म हुआ उनका, तो एज ए फ्रीडम फाइटर आए थे, तो मैं लोकल बॉर्न कम्युनिटी को ज्वाइन किया और मैं उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी भी काम किया, जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो उस वक्त जो है मतलब जो ऑफिस का जो प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर के हिसाब से हम अपना काम को वहाँ शुरू किया, फाइलिंग सिस्टम रखना, रिकॉर्ड रखना, मतलब हर चीज़ को। जी तो बहुत अच्छा से स्मूथली हम आगे गए, हम काम करें और अब भी जुड़े हुए हैं, आज भी हम जुड़े हुए हैं उससे। और जब भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर जी। कोई इंसान पूछता है या जैसे रेवेन्यू के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के बारे में जी या पंचायत के बारे में, जी तो हम उसको अच्छे से ब्रीफ करते हैं, हेल्प करते हैं उनको जी हर चीज़ बताने के लिए जी इसमें। और मैं लोगों से भी कहता हूँ, अगर किसी को कोई शक है किसी किस्म का, तो आप पूछ भी सकते हैं, मतलब कभी भी आ सकते हैं। जी सब मैं वो सर्विस फ्री देता हूँ जी, लोगों जी, को, जी, कभी भी ज़रूरत है जी। मेरा। तो ईश्वर लाल जी, आपने कहा कि आप प्री 42 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी थे या उनके पिताजी थे, किस तरह से आपका आना हुआ, कैसे क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में हमें बताएं। देखिए, मेरे जो परदादा थे वो कब आए थे वो तो मुझे नहीं मालूम, जी लेकिन मेरे दादा जब यहाँ आए थे तो वो यहाँ उनका जन्म हुआ था, जी तो पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जी फिर मैंने अपने पिता से मतलब जो है वो चीज़ जाना, तो जी मेरे पिताजी हमें जो एक्सपीरियंस बताए कि जापानीज़ टाइम था जी 42 से 46-47 तक, तो उस वक्त जो है मतलब यहाँ जापानी राज था, जापान एडमिनिस्ट्रेशन था, जी तो वो जो यहाँ के जो लोग जो है बहुत तकलीफ झेले उस समय। जी वो लोग जो है मतलब राशन कंट्रोल कर दिए जी। थे और लोगों को मार मतलब शूट आउट में ले जाते थे, अच्छा उसको मतलब गोली मार देते थे जी अगर कोई नहीं सुनता है कुछ है तो। बहुत ही तकलीफ हालत में उन लोगों ने गुजारा है वो ज़िंदगी वहाँ जी। उस समय में। लोगों को कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और ये जो घुइयाँ का कहते हैं पिताजी की, घुइयाँ का पत्ती जो है ना, उससे जो अच्छा। मतलब सब्जी बना के खाते थे। जी जी तो बहुत तकलीफ़ का ज़माना था उस वक्त। एनीवे, जैसा जो इंसान बच गया, फिर धीरे धीरे हमारा जो इंडियन हुकूमत जो है हम लोग का, वो जब यहाँ आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया, तो धीरे धीरे एक नॉर्मलाइज लाइफ जो है मतलब आ गई लोगों का। जी एयरपोर्ट भी यहाँ पर जो है मतलब उस हमारे ज़माने में जब एयरपोर्ट नहीं था, जी तो जो एयरपोर्ट पुराना बनाया था लोगों ने मेहनत करके, उसमें तो वो घास वगैरह उड़ गया था, उसी के जी। ऊपर से हम पैदल आते थे स्कूल जी। जाने के लिए। जी और यहाँ से आकर के जो ITF ग्राउंड के हो करके VIP रोड से हो करके जी। यहाँ मिडिल पॉइंट स्कूल आते थे। जी तो वो समय जो मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं था, जी जी आज तो काफ़ी डेवलपमेंट आ गया है। जी और दूसरा ये है कि आज जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं उसमें खास तौर से देखा, आबादी जो है ज़्यादा बढ़ गई है, बाहर से खास तौर से लोग आ गए, जी जी तो क्या है कि फिर पानी का समस्या, हर जी। घर में पानी का समस्या हो गया कि पानी का शॉर्टेज है। बारिश हो जाता है तो पानी थोड़ा मिल जाता है, लेकिन अगर बारिश नहीं है तो फिर धूप काल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जी दूसरा, हमने ये महसूस किया पहले और अभी का कंपैरिजन में जी कि रोड में गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, जी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं यही कहूँ कि लोग जो है बहुत संभल के अपना गाड़ी चलाएं, जी एक्सीडेंट ना करें। जी और तीसरा है कि जो रोड है मतलब उसको वाइडनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी अगर वाइड नहीं होगा तो फिर जगह नहीं होगा, तो हर लोगों को इमरजेंसी है, हर आदमी को जाना है, जी जी तो इसलिए उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। जी तो अगर वो वाइडनिंग होगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। जी। तो ईश्वर लाल जी,
आप जब स्कूल के दिनों की बात, आपकी स्कूल के दिनों की बात अगर हम करें, तो अगर आप सोचें उस समय जो एक चित्र आपके दिमाग पर आता है, तो कैसे माहौल हुआ करता था, और उस समय में जो आपके सगे संबंधी थे, आस पड़ोस के लोग थे, कहने का ये मतलब है कि पोर्ट ब्लेयर में लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके जो ताल्लुकात थे वो कैसे थे, इस बारे में बताएं। तो पहले के लोग जो थे एक दूसरे को जानते थे जी एक दूसरे को, मतलब रिश्ता भी जानते थे, दोस्ती भी जानते थे। जी कहीं भी मिलते थे तो अगर हम मार्केट चले जाते हैं तो मार्केट में मोर देन 60 to 70% लोग जो है नोन पर्सन है, मतलब जानते हैं हम एक दूसरे जी को। ये है कंपैरिजन में। आज हम अगर बाज़ार जाते हैं तो हमें देखने को एक या दो इंसान ऐसा मिलता है जो नोन पर्सन है, जो हम उसको जानते हैं। जी अदरवाइज सब नए चेहरे आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बड़ा चैलेंज है जी ये हर चीज़ का रिक्वायरमेंट हम मेनलैंड पे डिपेंड करते हैं, चावल हो, गेहूँ हो, चीनी हो, तो हर चीज़ बंदा वो समय पे आता है तो मिल जाता है तो ठीक है। अगर वो आगे चल के अगर ये डिफ़िकल्टीज फेस के तो हर आदमी को बहुत बड़ा फेस करना पड़ेगा। जी नेशन से हम आइलैंड में मतलब 1250 किलोमीटर के आसपास मतलब डिस्टेंस में रहते हैं, और फ्लाइट में तो ठीक है ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन राशन और ये आइटम जो है वो तो जहाज़ से ही आना है। जी तो जहाज़ अगर रहेगा तो ठीक है, अगर जहाज़ में अगर नहीं आता है तो आबादी तो हमारे देश का 144 करोड़ कहते हैं अभी, जी है ना। तो सबके लिए मतलब 3 समय का खाना, तो ये हमारा देश में ये यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी बड़ा चैलेंज है जी कि मतलब सबका रिक्वायरमेंट पूरा करना जी ये आसान काम नहीं है। जी जी ईश्वर लाल जी, अभी आपने बताया कि उस समय जब भी आप मार्केट जाते थे तो 60 to 70% लोग एक दूसरे को जानते थे। तो उस समय लोगों का जो व्यवहार होता था, जो माहौल होता था, जो संबंध होते थे, उस बारे में बताएं। बहुत भाईचारा था लोगों में, मतलब एक दूसरे से, उसमें कोई जात का कोई भेदभाव नहीं था, सभी गले मिलते थे एक दूसरे से, अच्छा रहते थे, मतलब सब खुशी रहते थे, मतलब मिलने से। बैठेंगे, चाय पिएंगे, एक दूसरे के घर चले गए तो बिना खाना खिलाए नहीं छोड़ते थे। ये भाव था उस वक्त। लेकिन अब जो है मतलब लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि समय की बात थी कि हमें कहीं जाना हो तो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम कभी भी कहीं भी जा सकते थे। कहीं भी जा सकते थे जी। जो भी मिल गया, जिसका दोस्त मिल गया तो वो घर ले जाते, चलो भाई आज जो बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन अब जो है मतलब अब लोगों के पास समय ही नहीं है। जी, ये डिफरेंस हमने ये देखा है, महसूस किया है। जी। तो ईश्वर लाल जी, आप एलजीसी थे, आपने अकाउंटेंट के तौर पर काम किया, आपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर भी काम किया। इस सफ़र के दौरान जो कुछ खट्टी मीठी यादें या कुछ सुनहरी यादें अगर है तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। ऐसा बहुत कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब पहले के जो दोस्त हैं मतलब हमारे, वो आज भी हमसे मिलते हैं, बात करते हैं। वो अच्छा लगता है कि पुराने जो दोस्त हैं, यादें हैं जो, उनके साथ हमेशा फ़ोन में बात हो जाता है। हाँ, बहुत जाके मिलते तो नहीं, लेकिन फ़ोन में बातचीत हो जाता है। हम मतलब हाल चाल पूछ लेते हैं कि भाई घर पे सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, सब ठीक ठाक है। हाँ, सब ठीक ठाक है। तो बस उसी से जुड़े हैं हम एक दूसरे से, बस ये हम लोग की लाइफ, वो एक अच्छी याद है सिंपल लाइफ था जी, कि अब बहुत कुछ बदल रहे हैं, पर आपके जो मित्र हैं वो अभी भी आपके जो संबंध हैं पहले जैसे थे वैसे ही है। उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जी जी जी। तो ईश्वर लाल जी, आपने बताया कि आप जब स्कूल जाते थे तो आप पैदल चलकर जाते थे, मतलब उस समय बस वगैरह के बहुत कम हुआ करते थे, रूटीन्स, टाइमिंग बहुत अलग थे, इस वजह से आप अपनी जो यात्रा है वो पैदल ही आप करते थे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने वर्षों में हमारे द्वीपों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, कला और संस्कृति में, और जो यातायात के साधन में, और आधुनिकता भी हर जगह पर आई है। तो आप क्या बदलाव देखते हैं? आपकी नज़र से हम उन बदलाव को जानना चाहेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में ना टेलीफोन या फ़ोन होता था। जी। टेलीफोन तो खैर होता था, बहुत रेयर लोगों के पास, लेकिन अब तो सेल आ गया, तो आईफोन आ गया, तो सभी के पास आज जो है मतलब जो है 90% लोगों के पास में फ़ोन है। तो अगर कोई भी काम है या कोई बात है, दुनिया के आप किसी कोने में रहिए, तो मतलब क्या है कि फ़ोन में आप बात कर लेते हैं, अपना हालचाल बता देते हैं, जानकारी उनसे ले लेते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट आया है तो बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए। दूसरा क्या कि बैंक में जाकर के पेंशन लेना है भी, या जाके लेना पड़ता था उस समय में। अब जो है कि मतलब यानी कि पेमेंट जो है मतलब आप जो है सीधा कार्ड डाल करके जो है ना एटीएम से जो है निकाल लेते हैं। बहुत आसान हो गया, मतलब लाइफ जो है वो सब चीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट आया। हमारे सामने समय में तो टीवी भी नहीं था। 1982 में शायद टीवी आया है अंडमान में, तो उस वक्त हम लोग का क्यूरियोसिटी था कि भाई टीवी जो है मतलब वो क्या है, कैसे है, मतलब वो एक दिमाग में था।
लेकिन जब देखने के बाद लगा कि दुनिया के किसी भी कोने में मतलब क्या प्रोग्राम चलता है वो हम टीवी के माध्यम से अपने घर में बैठे बैठे देख लेते हैं। जी। तो ये दुनिया कितना तरक्की की है, मतलब जो है वो मालूम हो जाता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है करके। जी। इस तरह का। ईश्वर जी, मेरे जहन में एक और प्रश्न आया है कि अभी आपने बताया कि अब टीवी में हम जुड़कर हम देश विदेश के चीज़ों से जुड़ सकते हैं, तो उस समय मनोरंजन के क्या साधन थे? उस समय मनोरंजन का साधन बहुत ना के बराबर था जी। मतलब लोग बच्चे जो है मतलब जैसे युवा था तो वो क्या फुटबॉल वगैरह खेलते थे जी। अगर फुटबॉल टूर्नामेंट अगर होता है तो बहुत सभी क्रेज लोग जो है वो फुटबॉल देखने के लिए जिम खाने ग्राउंड में मतलब जो है आ जाते थे और बैठ करके मतलब वहाँ से देखते थे, मतलब कि हॉकी चलता था जी। और बाकी दूसरा जो खेल है कबड्डी है, गांव में कबड्डी वगैरह खेलते थे लोग जी। तो उसमें भी एक रुचि था लोगों का जी। तो जो खेल यहाँ का था वो ही खेल मतलब खेलते थे। लेकिन अब जो है मतलब क्रिकेट जो है मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। अब लोग टीवी में देख लेते हैं ना कि भाई क्रिकेट में क्या चल रहा है, एकदम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं मतलब पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में यही है। पहले क्या है, लोग जो खेल कूद ज़्यादा करते थे जी। बिल्कुल वो समय था, पढ़ाई का सिलेबस कम था। अब जो है पढ़ाई का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चों के ऊपर में तो जो है बोझ बहुत ज़्यादा है, टफ कंपटीशन हो गया है। एक छोटा सा जॉब निकलने से मतलब जो है पहले यानी 10 एप्लीकेशन गिरता था हमारे समय में, अब जो है मतलब तो 5000 10,000 एप्लीकेशन गिरता है एक पोस्ट के लिए। तो बड़ा टफ कंपटीशन हो गया अभी सर्विस के लिए खास तौर से जी। आप वीडियो के तौर पर आपने ब्लॉग मेला एक होता है जो हम सुनते हैं, जो हमारे नॉर्थर्न मिडिल में कई जगहों पे होता है, तो ऐसे किसी मेले में आपने अपनी भूमिका निभाई है? ये एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप कार्यरत थे उस समय? जी, मैं लिटिल अंडमान में था तो सुभाष मेला जो है वहाँ पर लगा था। तो वो मेले में मतलब जो है हमने वो मेला जो है हमारे समिति लेवल में कंडक्ट करवाया था। तो एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मैं वहाँ काम किया है जी। ठीक है, तो वो मेला में जो है मतलब सभी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट और गांव के जो खास तौर से किसान हैं उनको जो है मतलब हम बुलाते थे वहाँ पर में कि आप अपना जो प्रोडक्ट है, जो पैदावार आप करते हैं, चाहे वो तरबूज हो या खरबूजा हो या सुपारी हो या सब्जी हो, जो भी वो आप ला के डिस्प्ले करिए, मतलब कहाँ पर में मेला में जी। तो वो आता था, वो सभी लोग जो है मतलब आके पार्टिसिपेट करते थे। तो लोग जो है मतलब काफ़ी तादाद में आते थे वहाँ पर वो देखने के लिए। तो क्या है मतलब क्या डेवलपमेंट आया, पहले क्या था, अभी जो है मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं, उस चीज़ से ये महसूस होता है कि हाँ प्रोडक्शन में भी हम इम्प्रूवमेंट करें, पैदावार बड़ा है मतलब चीज़ का। तो वो लोगों को मतलब जो है वो देखने से अच्छा लगता था उनको कि भैया आज एक एंटरटेनमेंट भी हो गया, मेला लगा है। तो वो लोग खरीदते भी थे। फिर बाद में चल के उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था कि कौन अच्छा प्रोडक्ट किया, ज़्यादा प्रोडक्ट किया। तो वो क्या है कि उनको प्राइज़ भी दिया जाता है कि किसी को 500 रुपया, किसी को 300 रुपया, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ है, ताकि उनका प्रोत्साहन उसको बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जो है मतलब और पैदावार करें और पार्टिसिपेट करें। तो ईश्वर लाल जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, जो आपके अनुभव है आपके स्कूल के दिनों, आपके जो आपने कैमल बे के बारे में हमें बताया और बहुत कुछ जो आपने बदलाव किए, सब जानकर हमें बेहद खुशी हुई और बहुत ही हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और अपने बारे में इतना कुछ बताया, इसके लिए हमारे दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। तो दर्शकों, घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती रहती है। वो खुद ना टिकती है ना किसी को टिकने देती है, और हमारी घड़ी हमें इशारा कर रहे हैं कि आज के कार्यक्रम का वक्त हो चला है। आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।